आज हम लोग रिवाइज करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। डे 2 ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, इट्स ये डे 1 ऑफ इंडिया चाइना। पाक खत्म। ठीक है। अब इंडिया और चाइना का रिलेशन समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि चाइना क्या चीज है। वो जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्निकल सब चीज में इतना आगे है। तो यार चाइना को तुम लाइक करो, हेट करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते उसको। ठीक है। तो चाइना के बारे में पहले समझते हैं कि चाइना और इंडिया दोनों को एशियन जाइंट्स बोला जाता है। ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है जिसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो है अक्साई चीन में, लद्दाख में। ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स जान लेते हैं, जैसे नेहरूवियन अप्रोच क्या था, सलामी स्लाइसिंग क्या है, मिडिल पावर क्या है। ठीक है। ये सब टर्म्स आगे आएंगे तब। अब हम लोग सोचने वाली बात है कि इंडिया और चाइना दोनों एशियन जाइंट्स हैं, तो इन लोग को तो सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड जैसा होना चाहिए, जय वीरू जैसा। लेकिन अभी का सिनेरियो हम लोग देखते हैं तो लगता है कि लोग तो वीरू गब्बर का सीन चल रहा है। ठीक है। तो हम लोग पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है, पहले तो दोनों एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है। विक्टिम ऑफ कॉलोनाइजेशन दोनों कंट्रीज में है। ठीक है। फिर लार्जेस्ट कंट्रीज में से आता है एशिया का। इंडिपेंडेंस का बात अगर करें तो दोनों कंट्रीज को सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम में मिला है। हम लोग को 1947 में, चाइना को 1949 में। दोनों का सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस और स्ट्रगल जो था इंडिपेंडेंस के बाद लगभग सेम था। ठीक है। उसके बाद फिर दोनों का एंशियंट टेम्परर हिस्ट्री रहा है एम्पायर्स का। वहाँ पे भी बहुत सारे एम्पायर्स थे, हम लोग को भी बहुत सारे अशोक साम्राज्य वगैरह बहुत एम्पायर थे। ठीक है। अब वो लोग का मेन रिलीजन जो बुद्धिज्म है वो भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, कॉमन फैक्टर है। कम्युनिकेशन भी हम लोग का पहले था, जैसे हम लोग सुने हैं फायान हो गए, यूनसांग हो गए, ट्रेवलर्स जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे वो आए थे इंडिया। ठीक है। अब ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, इसके बावजूद हम लोग का रिलेशन बेस्ट फ्रेंड जैसा नहीं है। तो वो क्यों? ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो अंडरलाइन थॉट प्रोसेस है दोनों कंट्री का। थॉट प्रोसेस मतलब कि वो किसी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक फैमिली में है, एक ये के सदस्य हैं तो एक ही जैसा सोचे और एक ही डायरेक्शन में चले, और हमेशा मतलब साथ साथ ही मतलब हर चीज पे वो मैच करे। तो वो एक अंडरलाइन थॉट प्रोसेस हमेशा इंडिविजुअल भी अलग अलग रहता है। अब दो कंट्रीज की बात है तो उसका बहुत सारा थॉट प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, जो टॉप पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कंट्री कैसे जाएगा आगे। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव का बात हो जाता है। ठीक है। हम लोग का उस टाइम पे टॉप पॉलिटिकल लीडर कौन थे? नेहरू जी। ठीक है। तो उनका क्या थॉट प्रोसेस था कि जो गांधीयन नेहरूवियन फिलोसफी है वो क्या था कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे, हमेशा पीस, हमेशा को एग्जिस्टेंस का बात करते हैं। जब से हम लोग छोटे से बड़े, मतलब जब से सुनते हैं हम लोग पीस पीस पीस, यही थॉट प्रोसेस चलता है। ठीक है। अब चाइना का क्या है, चाइना के पॉलिटिकल हेड कौन थे? माओ से तंग जेडोंग, जो भी नाम थे। ठीक है। तो माओ माओ हाँ, तो माओ फिलॉसफी क्या था, माओ का प्रोसेस क्या था कि उनका था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कि उसके लिए जो भी करना पड़े, वायलेंस करना पड़े, धूर्तता करना पड़े किसी कंट्री को। माओ चाइना के लिए गांधी जी। हाँ, उनके टॉप लीडर थे, माओ थे। हर कंट्री का होता है हेड। ठीक है। चाइना के माओ थे। तब उनका थॉट प्रोसेस वही था कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चाहे कुछ भी हो। उन लोग का भी सेम स्ट्रगल रहा, सेम इंडिपेंडेंस के लिए फाइट हुआ, जो भी उन लोग का हिस्ट्री रहा इतना ग्लोरीफाइड। तो वो लोग क्या कि वो लोग का मेन एम क्या था कि जो हम लोग पहले थे उसको विन करना है, विन बैक आवर लॉस्ट ग्लोरी, जिसको मिडिल किंगडम बोलते थे। ठीक है। और इंडिया का हमेशा से रहा है कि हम लोग पहले जैसे हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन हमेशा पीस चाहिए। ठीक है। तो इसमें हम लोग रह गए। तो
अब माओ जो अपना बोलता था वो हमेशा से क्लेम करता था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, तो मतलब जितना भी उसके आसपास का एरिया है सब कैप्चर करने के लिए, ठीक है। माओ तो ये भी स्टेटमेंट दिया था कि जो तिब्बत है वो उसका राइट पाम है, ठीक है, और जो उसके 5 फिंगर्स है वो इंडिया का पोर्शन में से लद्दाख है, सिक्किम है, मतलब जो जो ये बॉर्डर वाला पोर्शन है वो क्लेम करता है चाइना कि वो मेरा है, ठीक है, उसका नहीं है फिर भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के साथ। तो जो तिब्बत है, लद्दाख है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश उसके 5 फिंगर जैसे हैं और तिब्बत उसका राइट पाम है। तो इसको बोलते हैं माओ का राइट पाम स्ट्रेटेजी, मतलब है नहीं लेकिन क्लेम कर करके खुद का बना लेगा। अब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे नेहरू जी, वो चाइना को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बहुत लव करते थे, उसका हिस्ट्री हो गया, बहुत रेस्पेक्ट करते थे वो, मतलब सोचते ही नहीं थे कि चाइना कुछ हम लोग का राइवलरी कर सकता है कभी, क्योंकि सेम हम लोग कंडीशन से जूझ रहे थे, तो वो तो सोचते थे कि चाइना कभी हम लोग के साथ कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन और मिस इंटरप्रिटेशन था हम लोग के पॉलिटिकल हेड के द्वारा, ठीक है। अब नेहरू जी ऐसा सोचते थे कि वो लोग तो चीनी भाई भाई, लेकिन माओ सोचता था कि तुम लोग अभी भी वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के ये में हो, चपेट में हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा उसका सोचना था, ठीक है। अब 1949 में इंडिपेंडेंस मिला चाइना को, तो उस टाइम पे बहुत गरीब था, ठीक है। वहां से उठ के उन्होंने डेमोक्रेसी के अलावा, मतलब डेमोक्रेसी के बदले क्या चुना, कम्युनिज्म, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो वहां पे भी इलेक्शन होते हैं, तो जो 2 पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी भी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो अगर कम्युनिस्ट पार्टी हार गई तो किसकी सरकार बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की, और ये कम्युनिस्ट पार्टी हार गई तो किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो समझे, फेयर इलेक्शन चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी आ रहे बनना कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो वो बिलीव करते हैं सेंट्रलाइज गवर्नेंस में, मतलब एक गवर्नेंस में, ठीक है, 1 पार्टी रूल। तो फिर इलेक्शन ही क्यों होता है? वही बताए ना किसके किसके बीच होता है, वो मजाक था। 1 पार्टी रूल पे बिलीव करती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तब कम्युनिज्म चुने, तब वो लोग क्या दिमाग लगाए चाइना लोग कि वो लोग अपना मार्केट फ्री कर दिए कि कोई भी आके यहाँ ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अब यूएस सबसे पहले आगे रहता है इसमें कि जहां उसको फ्री मार्केट दिखे वो दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो अब जब फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया चाइना, तो अब उसके पास बाउंडेशन क्या था, मतलब ये क्या था, फ्री हैंड क्या था कि यूएसए भी आके वहां ट्रेड कर सकता है और यूएसएसआर भी आके ट्रेड कर सकता है। दोनों राइवल्स है, यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन दोनों के लिए कॉमन क्या हो गया, क्योंकि फायदा है, ट्रेड बेनिफिट है, तो दोनों कंट्रीज आके वहां ट्रेड कर सकता है। प्लस चाइना को क्या फायदा है कि यूएसए का जो नाटा है उसको ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं है, वो बिना ज्वाइन किए भी वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कि नहीं नाटो ज्वाइन करोगे तो ही, और सेम कि वार्सो पैक्ट भी उसको साइन नहीं करना है चाइना को, तो उससे भी फ्री है, बंधन में कोई नहीं है, तुम आओ फायदा लो जाओ, ऐसा, ठीक है। अब वो लोग बीच में थे, कम्युनिस्ट ना डेमोक्रेसी में थे ना ये में, तो वो लोग के पास ये बेनिफिट था कि वो लोग स्लो नहीं, मतलब जो ग्रोथ है वो उसका डेमोक्रेसी जैसा स्लो रेट नहीं होगा, और वो पुअर भी नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबका सोच के चलना पड़ता है ना, और कम्युनिस्ट में क्या है कि जहां फायदा दिखे वहीं काम करना है, ठीक है, तो स्लो और पुअर प्रोसेस नहीं होगा, ठीक। अब 1970 आते आते 9 अगस्त 1971 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, विथ यूएसएसआर, ठीक है। अब यूएसए चाइना को दोस्त बनाना चाह रहा था क्योंकि फायदा दिख रहा था, फ्री इकोनॉमी थी। अब चाइना क्या किया कि यूएसएसआर के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि सटा हुआ है ना, तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया। अब जो प्रेसिडेंट था यूएसए का वो एक सीक्रेट विजिट किया, जो कि था रिचर्ड निक्सन, ठीक है। वो चाइना को आइडिया दिया कि तुम एलपीजी ओपन कर दो, एलपीजी कर दो, जो इंडिया में बहुत बाद में आया, लगभग 20 साल बाद,
तो वो 1971 में ही चाइना एलपीजी ले आया। तो उससे क्या हुआ कि कैपिटल आ गया, सारे मार्केट उसमें इन्वेस्ट करने लगे, सारा प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत आगे चला गया, पैसे आ गए। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग इतने पीछे रह गए। सेम डे ऑफ इंडिपेंडेंस होते हुए भी हम लोग इतने पीछे डेवलपिंग में रह गए और चाइना इतना ग्रो किया, क्योंकि वो लोग 20 साल पहले ही एलपीजी स्टार्ट कर दिए थे। सारा प्रोडक्शन, सारा टेक्नोलॉजी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में वो पैसा आते गया, तो वो लोग और हाईटेक होते गए। ठीक है, अब पैसे आ गए, तो उस टाइम पे उसका हेड कौन था? डेंग शाओपिंग। ठीक है, तो वो क्या बोला? ताओ गुआंग यांग ह्यूई। क्या बोला? ताओ गुआंग यांग ह्यूई, मतलब अभी कुछ बोलो मत, चुप रहो, कीप अ लो प्रोफाइल, कि कितने भी पैसे आ गए, कितने भी प्रॉफिट कर लिए, किसी को नहीं दिखाना है, नजर लग जाएगा। ठीक है, पैसे कमाए जाओ, लेकिन किसी को शो ऑफ मत करो। ठीक है, तो ऐसे वो लोग बहुत पैसे कमाते गए, कमाते गए, कमाते गए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री, अपनी डिप्लोमेसी, अपना जितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब करते गए, करते गए, करते गए 1978 तक। ठीक है, 1978 तक। अब 2008 में आए कौन? शी जिनपिंग। अब वो एक तो पैसा इतना इकट्ठा हो गया, वो लोग ग्रैंड पावर बन गए। अब शी जिनपिंग आए तो वो क्या बोले कि हम लोग हैं वुल्फ वॉरियर्स, हाँ, कि अब हम लोग अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेंगे, अब हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या चीज है। ठीक है, तो हम लोग और एक्सपेंड करेंगे और हम लोग को कोई रोक भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास सारा चीज डेवलप्ड है। ठीक है, तो वो एकदम बेलिजरेंट अपने आप को समझने लगे। बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू टाइप की, कोई हम लोग को हरा नहीं सकता, ऐसा। तो अब वो लोग स्टार्ट करने लगे क्या? बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, आसपास का जितना भी है, कि सब तो हम लोग को कैप्चर करना है, तो होगा कैसे? तो कहीं किसी का जमीन पे जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, तो वही है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि 1865 में, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, और रशिया बहुत बड़ा कंट्री था, यूएसएसआर, तो उससे सब डरता था। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर को एक भी एक्सपेंड करना था उस टाइम पे, तो एक्सपेंडेड बाय इंपेरियलिज्म। पहले वो जाते थे, कंपनी खोलते थे, उसके बाद जो भी उन लोग का डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी, फिर कैप्चर कर लेते थे, राज करने लगते थे। ठीक है, तो अब रशिया से सब डरता था, तो सोचता था कि कहीं रशिया ना आके इस पे कैप्चर कर ले, तो हम लोग तो नहीं एक्सपेंड कर पाएंगे। तो वो क्या स्ट्रेटेजी करते थे? एक बफर स्टेट बनाते थे, मतलब जिस भी ये पे, जैसे इंडिया है, ठीक है, और रशिया इधर है, तो उसके बीच में कौन सा कंट्री आता है? तिब्बत आता है, चाइना आता है, तो उसको एज अ बफर स्टेट बनाते थे, ताकि वो दूर रहे हम लोग से, हम लोग जहाँ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं वहां वो ना आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे उन लोग को कॉलोनी बसाना था, और वही उन लोग का सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो ये लोग पे क्या है कि और भी वो लोग सोचते थे रशिया वगैरह की हम लोग भी एक्सपेंड करें, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग फर्स्ट मूवर का एडवांटेज था, वो लोग पहले शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या किए कि जो बफर स्टेट उन लोग को बनाना था, तो चाइना और जो शिंक्यांग रीजन है, जैसे तिब्बत चाइना का रीजन है, उसको शिंक्यांग रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो लद्दाख और शिंक्यांग रीजन के बीच वो लोग क्या किए? एक लाइन खींच दिए, जॉर्डन आर्दाक लाइन। अच्छा, लद्दाख और शिंक्यांग रीजन के बीच। ठीक है, तो अगर जॉर्डन आर्दाक जो लाइन है, अगर हम लोग उसको माने, तो अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अब राजा ऑफ कश्मीर क्या किया कि वहां पे एक पोर्ट बनाया, हाँ, शाहिदुल्ला पोर्ट। ठीक है, लद्दाख में। तो वो लोग जो बफर स्टेट बनाए थे, तो जॉर्डन अर्दाख लाइन जो था, जॉर्डन नहीं, जॉनसन अर्दाख लाइन। ठीक है, तो अब 1895 में क्या हुआ कि जो मैकार्टी मैकडोनल्ड लाइन है, वो चाइना ने बनाया, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है,
जो लद्दाख वाला पोर्शन था, जो अक्साई पोर्शन है ना निकला हुआ, तो उसके बीच में मैकार्टी मैकडोनल्ड लाइन बनाया, ठीक है। तो अब जैसे जब 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, तो वो हम लोग तो एज अ ब्रिटिश के सक्सेसर रह गए ना। जैसे एक होता है दादाजी, उसके बाद पापा, उसके बाद फिर हम लोग आए। तो जो भी दादाजी फैसले लिए थे उस टाइम पे, एग्रीमेंट किए थे, तो वो इवेंचुअली आके हम लोग को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एज अ सक्सेसर स्टेट रह गए हम लोग। तो उस टाइम पे जो भी एग्रीमेंट हुआ वो सब एप्लीकेबल होता है इंडिया पे, इंडिपेंडेंट इंडिया पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया कौन सा मानेगा? जॉनसन अर्दाग लाइन। उसके हिसाब से क्या है, एक्साइन चीन हमारा है, इंडिया का है, ठीक है। और जो मैकार्टी मैकडोनल्ड लाइन है वो क्या किया, इधर मान लो एक्साई चीन है, तो वो लाइन किधर से खींचा? इधर से, लद्दाख वाले साइड से। तो वो क्या क्लेम करे कि एक्साइन चीन हम लोग का है, चाइना का, ठीक है। और हम लोग मानते हैं कि जॉन अर्दाग लाइन जो इधर से पास करता है वो है, तो उसके हिसाब से इंडिया का है। और चाइना बोलता है कि नहीं, ये मैकडोनल्ड लाइन है तो ये मानेंगे हम लोग, और एक्साई चीन हम लोग का है। अब ये जो डिस्प्यूट हुआ है ना अक्साई चीन को लेके, कि हम तो ये लाइन मानेंगे, और चाइना बोल रहा है कि ना हम ये लाइन मानेंगे, तो अक्साई चीन हम लोग का है, और इंडिया बोल रहा है हम लोग का है, ठीक है। 1940 में इसी को रिजॉल्व करने के लिए एक शिमला अकॉर्ड हुआ। शिमला एग्रीमेंट अलग है, ठीक है, और शिमला अकॉर्ड हुआ, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें सब लोग आए हुए थे, जितने कंट्रीज के जो लोग थे, उसमें से एक कौन थे? हेनरी मैकमोहन। मैकमोहन नाम याद आ रहा है? कहाँ हम लोग पर? तो ये थे, ठीक है। तो पूरे तिब्बत को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक इनर तिब्बत, एक आउटर तिब्बत, ठीक है। जो इंडिया के साइड था वो आउटर तिब्बत, जो चाइना के साइड था वो इनर तिब्बत। तो इनर तिब्बत को कौन कंट्रोल कर रहा था? चाइना। और आउटर तिब्बत को कौन कंट्रोल कर रहा था? दलाई लामा, ठीक है। और दोनों के बीच में एक चामदो नदी बहती थी, तो उसी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि रिवर का इस साइड चाइना का, इस साइड तिब्बत का, ठीक है। अब जो उसमें से एक था तवांग वैली, तो तवांग वैली रीजन तिब्बतियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर था, ठीक है। तो अब ये जो हुआ, मैकमोहन लाइन खींचा गया, ठीक है। तो इसमें वो साइन ही नहीं किया मैकमोहन, मतलब चाइना की तरफ से, चाइना उसको नहीं मानता, ठीक है। तो अब यूएस क्या था कि जो बंटवारा हुआ तिब्बत का, तो उसमें यूएस ज्यादा फोर्स नहीं किया चाइना को, उस टाइम चाइना को नहीं इन्फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो वो लोग को मतलब साइन नहीं था, तो इसीलिए यूएस वो लोग को जबरदस्ती ये भी नहीं किया कि अरे तुम्हारा साइन नहीं है तो तुम मानो, और वो लोग मानने को रेडी नहीं था। तो यूएस ज्यादा उसको ये नहीं किया, फोर्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको जानता था कि वर्ल्ड वार 1 में हमको चाइना काम आएगा, तो हम उसको ज्यादा नहीं बोल सकते, इसीलिए वो उसको फोर्स नहीं किया, ठीक है, चाइना को, कि तुमको जो मर्जी है तुम करो, लेकिन अभी हमको वर्ल्ड वार में हमको हेल्प करना, हाँ, ठीक है। तो अब चाइना क्या किया, अपना जो उसका मैप स्ट्रेटेजी है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन, तो अपना मैप में वो दिखाने लगा, ठीक है। तो हाँ, कि ये एरिया तो सब चाइना का है, तिब्बत को बोलने लगा कि ये रीजन इसका है, ठीक है। अब वो लोग एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है कि व्हाट आई ऑक्युपाई इज माइन, ठीक है, और व्हाट आई क्लेम इज डिस्प्यूटेड। मतलब जो हम ऑक्युपाई कर लिए वो मेरा है, और जो हम क्लेम कर रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है, ना तुम्हारा ना मेरा हो सकता है, हाँ, आगे और मेरा ही होगा, ऐसा। तो इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब 1950 आते आते, तो 1914 में शिमला अकॉर्ड हुआ था, 1950 आते आते चाइना एकदम कम्प्लीटली डिनाई कर दिया शिमला अकॉर्ड को, कि हम इसको मानते ही नहीं, ठीक है। अब वो याद है दोनों के बीच में एक चामदो नदी बहती थी, हाँ, चामदो नदी, तो हाँ, आउटर तिब्बत में, ठीक है। तो वो उसको एकदम मानने से ही डिनाई कर दिए कि ऐसा कुछ हुआ था, हम लोग तो साइन ही नहीं किया, हम नहीं मानते, ठीक है। और बैटल ऑफ चामदो शुरू कर दिया चाइनीज, ठीक है। तो वो लोग इन्वेड करने लगे तिब्बत, ठीक है, तिब्बत को अपना बनाने के लिए वो इन्वेड करने लगे, इन ऑर्डर टू फ्री 3 मिलियन तिब्बतन्स फ्रॉम वेस्टर्न इंपेरियलिस्ट ऑपरेशन एंड टू कंसोलिडेट द स्टेट, ठीक है। अब वो लोग क्या बोल के, जैसे जा रहा है लूटने के लिए, लेकिन बोल क्या रहा है
कि हम फ्री करने जा रहे हैं, आजाद करने जा रहे हैं उसको। जैसे पाकिस्तान भी कश्मीर लूटना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, लेकिन बोलता क्या है कि हम कश्मीरियों को आजाद करना चाहते हैं। तो ये क्या स्ट्रेटेजी होता है कि मोरल हाई ग्राउंड, मतलब कि रीजन ही वैसा बना दे रहे कि एकदम लग रहा है कि मोरालिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए। जैसे आप मेरा बैग छीन लिए, ठीक है, तो हम भी आपका बैग छीन लिए, तो अब बैग या कुछ भी, कोई भी सामान छीन लिए, ठीक है, तो कोई बोलेगा कि वो तुम्हारा सामान छीना, ठीक है, तुम उसका क्यों छीना? तो बोलेगा कि हम इसके लिए थोड़ी छीने कि वो मेरा छीना, इसीलिए हम बदला लेने के लिए थोड़ी किए, हम तो इक्वालिटी के पर्पज से किए। समझ आया? तो वो क्या होता है, मोरल हाई ग्राउंड, मतलब कि मोरालिटी को ऊपर रख के जो पर्पस है उसको फुलफिल करना, ठीक है। रीजन ऐसा देना कि जैसे पीस के बारे में हो गया कि हम शांति के लिए इसको ये कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, या फिर हम जस्टिस के लिए, या फिर इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा बड़ा बड़ा वर्ड बोल के मोरालिटी वाला काम निकाल। हाँ, लेकिन पर्पस वो दिखाना है कि मेरा पर्पस बहुत हाई है, ठीक है। तो जैसे और एक एग्जांपल था, अभी नहीं याद आ रहा, बाद में, ठीक है। तो जब तिब्बत पर अटैक हुआ तो उस टाइम पे हम लोग का तिब्बत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। हम लोग का जब पार्लियामेंट पे ये बात आया तो एकदम डिनाई कर दिए, एकदम ही, मतलब नेहरू जी बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब जब तिब्बत पे अटैक हुआ, मतलब हमारे दोस्त पे अटैक हुआ। अब जो दोस्त बुरे समय पे काम नहीं आए, मतलब सोच लो कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। चाइना अगर तिब्बत को कैप्चर कर रहा है और अगर इंडिया कुछ नहीं कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि अगला नंबर इंडिया का ही है। और चाइना समझ गया कि इंडिया इज नॉट विलिंग टू फाइट। अगर उसको करना रहता, अगर वो तिब्बत को बचाने के लिए आता तो हम लोग सोचते कि नहीं, इंडिया हम लोग के लिए थ्रेट है, लेकिन हम लोग पहले ही मना कर दिए कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो इंडिया को तो चाइना को और कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हम भविष्य में चाइना इंडिया पर अटैक करेंगे तो ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये और कॉन्फिडेंस हो गया जब इंडिया मना कर दिया कि हम लोग तिब्बतियन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो लोग को कंफर्म हो गया कि इंडिया डोंट हैव द विल टू फाइट। एक तो रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर से इच्छा शक्ति भी नहीं उन लोग का लड़ने का। ठीक है, तो पार्लियामेंट में तो पीएम सीधा सीधी बोल दिए कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया कि इंडिया बहुत वीक है हम लोग के सामने। तो हम लोग और कॉन्फिडेंस आ गया कि जब चाहे अटैक कर सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम लोग के जो सरदार पटेल थे वो समझ गए कि कुछ तो मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है अगर हम लोग कुछ स्टेप अभी नहीं लिए हैं तो। ठीक है, तो वो समझ गए कि नेक्स्ट अटैक ईस्ट पर होगा, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट सॉफ्ट पॉइंट था, क्योंकि वहां तो हम लोग का कम्युनिकेशन वीक था, बाकी मिलिट्री मूवमेंट भी वैसा नहीं था, तो वो एक सॉफ्ट पॉइंट था। ठीक है, तो वो समझ गए कि अगला अटैक ईस्ट पर ही होगा अगर वो लोग करेंगे तो वो क्या किए, मतलब इन द मीनवाइल असम राइफल्स को वहां भेज दिए। ठीक है, फिर मिलिट्री मूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट वहां पे बढ़ा दिए। ठीक है, टुवर्ड अरुणाचल प्रदेश। उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश नाम नहीं था, उस टाइम पे था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या ऐसे कुछ, प्रोविंस नहीं, ऐसे था, एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, तो नेहरू जी ने क्लियरली बोल दिया कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते, मतलब लड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग डिप्लोमेटिकली डील करेंगे। ठीक है, अब जो कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो डिप्लोमेटिकली तो चाइना तो समझ रहा है कि इसके पास मिलिट्री नहीं है, पावर नहीं है, विल भी नहीं है, तो ये बस मतलब एक खेल की तरह उसको लिया कि चलो ठीक है, तुम मतलब एक होता है बुलाने के लिए कि हाँ चलो तुम बात करना चाह रहे हो, ठीक है हम बात कर लेते हैं, लेकिन प्लान कुछ और ही है चाइना का। ठीक है, तो ये साबित हुआ बिगेस्ट फेलियर ऑफ नेहरू जी, क्योंकि वो उनका तो अलग ही प्लान था, वो सोचे कि हम बात करके सिर्फ हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग की मिलिट्री वीक, ना बॉर्डर पे कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फूड के लिए, सेफ्टी के लिए, फिर मेडिसिन वगैरह के लिए कोई मतलब ले जाने का साधन वाधन नहीं। ठीक है, तो हम जैसे एस जयशंकर भी बोलते हैं कि
जो डिप्लोमेसी होता है वो हम लोग सीख सकते हैं श्री कृष्ण और हनुमान जी से। अच्छा। ठीक है, कि वो लोग भी जैसे हनुमान जी लंका गए तो वो क्या किए, मतलब जाके हाथ जोड़ के नहीं ये किए कि तुम मतलब सीता जी को वापस कर दो, छोड़ दो, हाथ जोड़ के अपना वीक पॉइंट लेके नहीं गए। वो क्या किए कि वहां पे उसको धमकी दिए कि देख लो, तुम छोड़ दो नहीं तो देख लेना हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है, ऐसा। और श्री कृष्ण जी भी पांडव द्वारका गए पांडव को ऑफर देने के लिए। डिप्लोमेसी में हमेशा ऑफर रहता है कौरवों को, हाँ कौरवों को ऑफर देने गए कि या तो तुम 5 गांव दे दो, नहीं तो फिर हम लोग भी, मेरे पास सुदर्शन चक्र है, फिर देख लेना युद्ध होगा। तो डिप्लोमेसी हमेशा वो रहता है, ऑफर भी रहता है प्लस अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि नहीं तो तुम इसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, नेहरू जी क्या किए कि वो डिप्लोमेसी तो लेके गए लेकिन अपना वीक पॉइंट से कि हम लोग के पास मिलिट्री नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो तुम हम लोग पे अटैक मत करना, ऐसा। तो अपना वीक पॉइंट कमजोर दिखा रही हाँ, है, तो कमजोर दिखा वो तो और हावी हो जाएगा। हाँ, कि उसको तो और कंफर्मेशन हो गया कि तो हम अगर कुछ भी करेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो डिप्लोमेसी इज नेवर डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वीकनेस। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहे जैसे भी हो, लेकिन अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देके डिप्लोमेसी करना होता है। ठीक है, अब नेहरू जी उसमें क्या लाए, एक पंचशील प्रोग्राम लाए। ठीक है, सुने होगे। अब पंचशील प्रोग्राम में क्या था, ये था 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब इसमें क्या क्या था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। ठीक है, दूसरा था म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, फिर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस कि हम लोग दोनों आपस का मतलब ये में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और 5वां था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, और वो उसी टाइम पे नया स्लोगन दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो हाँ, तो चाइना तो मतलब वो जान रहा है कि ठीक है तुमको जो करना है कर लो, हम मेरा तो कुछ और ही प्लान है। तो वो भी पूरा एकदम आओ भगत स्वागत अच्छे से किया। यहाँ इधर से भी नेहरू जी पूरा आम दशहरी सब खिला रहे हैं चीनियों लोग को। ठीक है, तो ये हुआ। तो पूरा वर्ल्ड में जब ये न्यूज गया तो पूरा एकदम नेहरू जी ऐसे यहाँ टॉप के लीडर बन गए कि अरे 2 राइवलरीज कंट्रीज ऐसे एकदम गले मिल रहा है, एकदम दोस्ती हो गया जस्ट डिप्लोमेसी से। तो नेहरू जी को ऐसा लग रहा था जैसे हमको एकदम नोबेलिटी के लिए गोल्ड मेडल मिल गया हो, जैसे ऐसा कि अरे देखो हम ऐसा पॉसिबल कर सकते डिप्लोमेसी के ये में। चाइना का तो कुछ और ही प्लान था। ठीक है,